नमस्कार। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो 2019 के महाभारत के लिए बीजेपी और कांग्रेस जैसे जैसे अपने योद्धाओं के नाम का ऐलान करते जा रहे हैं, वैसे ही शुरू होती जा रही है बगावत। अंदरूनी कलह और खेमेबाजी से दोनों पार्टियां ही परेशान है। बागी कहीं खेल ना बिगाड़ दें, ये डर दोनों को ही सता रहा है और देखना यह है कि दोनों पार्टियां आखिर कैसे संभाल पाएंगी अपने भीतर घातियों को। और कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी है। किसी ने मैदान में उतार दिया है तो कोई पार्टी इसकी तैयारी कर रही है। जहां एमपी की टफ सीट में से एक भोपाल सीट पर इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान होने के बाद से बीजेपी अब दिग्विजय सिंह की टक्कर पर कैंडिडेट के लिए सियासी बिसात बिछा रही है। इस महामुकाबले के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान की राकेश सिंह के साथ चर्चा भी हुई है। वहीं बीजेपी प्रदेश और केंद्रीय संगठन ने शिवराज के नाम पर नब्ज टटोली है। आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को करना है, लेकिन अलग अलग नेताओं से शिवराज के नाम पर थाह ली जा रही है। इतना ही नहीं, चर्चा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर भी चल रही है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय सिंह के भोपाल से उम्मीदवार होने के बाद बीजेपी ये पासा भी फेंक सकती है। साध्वी की दलील है कि कांग्रेस ने हमेशा भगवा आतंकवाद कहकर हिंदुत्व का अपमान किया है। ऐसे में वो दिग्विजय सिंह को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। भोपाल लोकसभा सीट से टिकट देकर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को टफ टास्क दे दिया है। अब सवाल है कि सीट से बीजेपी का कौन महारथी दिग्विजय सिंह को टफ फाइट देगा। इस सीट से दिग्विजय सिंह को टक्कर देने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, साध्वी प्रज्ञा के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आ रहा है। मुझसे पूछा जाए कि कहाँ से लड़ना है तो मैं कहूँगा कि मैं भोपाल से लड़ना चाहूँगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के सामने लड़ने का कुछ मजा अलग है अगर पूछा गया तो, और इसलिए पर चुनाव लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं। इंदौर से तैयार है अगर आपका नाम आता है? नहीं, अगर पार्टी कहेगी तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बंगाल से भी किसी से लड़ सकता हूँ। भोपाल सीट से पूर्व सीएम बाबूलाल गौर, मौजूदा सांसद आलोक संजय, मेयर आलोक शर्मा और बीजेपी प्रदेश महामंत्री बीडी शर्मा भी अपनी दावेदारी जता चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि जीतने वाले प्रत्याशी को ही भोपाल से टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस जिनको इन सारी बातों से फर्क पड़ता है वो इसके बारे में चिंता करें, वो कहीं से भी चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को ही भोपाल से घोषित करेगी। भोपाल सीट का सियासी समीकरण अब तक बीजेपी के पक्ष में ही रहा है। देखना है कि दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने के बाद ये समीकरण कितना बदलता है और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो भोपाल लोकसभा सीट इस वक्त मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है जहां, और इस हॉट सीट पर न केवल मध्य प्रदेश के लोगों की, मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों की निगाहें, बल्कि देश की राजनीति में भी इस सीट की चर्चाएं हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया है और अब दूसरी तरफ से तैयारियां हो रही हैं। बीजेपी भी इस सीट पर तगड़ी चुनौती देने की तैयारी में है और इसके लिए कई नामों पर विचार विमर्श भी हो रहा है, कई नामों पर चर्चा भी चल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चल रही है। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम भी जोर शोर से लिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय खुद अपनी तरफ से यह दावा कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि अगर पार्टी पूछेगी, टिकट देगी तो वो दिग्विजय के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि एक लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है जो बीजेपी की तरफ से जो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कह सकते हैं कि अब वो पंथी
जो वो सूची है वो नेपथ्य में चली गई है, लेकिन अब कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इन नामों पर जरूर विचार विमर्श हो रहा है और हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए शरद श्रीवास्तव मेरे सहयोगी और अनुराग श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। शरद, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, इस वक्त क्या खबर है राजनीतिक गलियारों से? शिवराज सिंह चौहान, साध्वी प्रज्ञा सिंह या फिर कैलाश विजयवर्गीय? दूसरी बात यह भी कि केवल बीजेपी का ही इन्वॉल्वमेंट या फिर आरएसएस का भी यहां पर इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है कैंडिडेट सिलेक्शन में? देखिए प्रशांत, खबर तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन खबरों के बीच में जो सबसे बड़ी खबर है उसका इंतजार है कि आखिरकार वो सबसे बड़ी खबर क्या होगी जिसको लेकर भोपाल सीट पर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह कांग्रेस की ओर से दावेदार हो गए हैं, लिहाजा अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। क्या बीजेपी की तरफ से भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में होंगे और क्या भोपाल सीट पर अब मुकाबला दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में होगा और ऐसे दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में होगा जो देश की राजनीति में जाना पहचाना चेहरे हैं और कहीं ना कहीं अपना बड़ा दखल रखते हैं। तो इस बात को लेकर अटकलें चल रही हैं और जो खबर है उसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली गए हैं। दिल्ली में कहीं ना कहीं केंद्रीय आलाकमान के साथ में उनकी चर्चा होगी और इस बात पर नाम फाइनल किया जाएगा कि आखिरकार भोपाल सीट से दिग्विजय के मुकाबले में किस चेहरे को उतारा जाए। जो नाम आपने बताए हैं निश्चित ही उनको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। शिवराज सिंह के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। कैलाश विजयवर्गीय हालांकि उन पे पश्चिम बंगाल का प्रभार है इस वक्त में, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने कल अपना बयान दिया और ये कहा कि उन्हें बड़ा मजा आएगा अगर वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ वक्त पहले तक जो व्यक्ति ये कह रहे हों कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे मध्य प्रदेश और फिर वो कहें कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो मजा आएगा, तो कहीं ना कहीं फिर उनकी दावेदारी भी चर्चा में हो जाती है। वहीं जो तीसरा नाम है साध्वी प्रज्ञा का, जिसके बारे में आपने कहा, ये नाम दरअसल अचानक से ही सामने आया है और अचानक से इसके सामने आने की एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की दावेदारी को माना जा रहा है कि जैसे दिग्विजय सिंह का नाम अनाउंस हुआ है उसके बाद जो तमाम नाम भोपाल सीट से चल रहे थे, आलोक शर्मा, बीडी शर्मा, बाबूलाल गौर, आलोक संजर, उनके बीच में एक नाम साध्वी प्रज्ञा का भी आया है और इसके आने के पीछे की वजह दरअसल कहीं ना कहीं वो वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश होगी जो निर्णायक भूमिका भोपाल सीट पर करते हैं। बिल्कुल शरद, सबसे ज्यादा है आतंकवाद का जिक्र दिग्विजय सिंह लगातार करते रहे, ये एक वजह हो सकती है, लेकिन शरद साध्वी प्रज्ञा सिंह के पास उतना राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो क्या दिग्विजय सिंह जैसे चेहरे के सामने ये बीजेपी का मजबूत चेहरा हो सकता है? मैं आपको बता रहा था कि ये नाम अभी चर्चा में हैं, इन पर कोई अंतिम मोहर नहीं लगी और जहां तक साध्वी प्रज्ञा के नाम की बात है तो वो नाम भी अचानक से ही सुर्खियों में आया है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि उनका कोई राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह को अगर डिफीट करना है तो फिर कहीं ना कहीं चेहरे के साथ में वो सियासी गणित भी समझना होगा जो दिग्विजय के नाम के साथ में ही जुड़ जाता है। जैसा कि मैं आपको गणित बता भी रहा था वोटों का, भोपाल सीट पर 2 अल्पसंख्यक मुस्लिम विधायक हैं कांग्रेस के, बड़ी बात ये भी है, आप ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ में सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो भी मुस्लिमों का ही है। और दिग्विजय सिंह के बारे में ये आरोप लगते रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो दिग्विजय के आने के बाद में जो अल्पसंख्यकों का वोट बैंक है और बाकी जो ओबीसी हैं वो भी करीब 3.5 से 4 लाख के बीच में वोट बैंक है, ब्राह्मणों का 1.5 लाख में है और बाकी के भी 1 लाख और 70,000 के आसपास वोट बैंक बनता है। कास्तों का भी अच्छा दबदबा है क्योंकि मौजूदा वक्त में जो आलोक संजर सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं कास्त हैं और जो कास्ट वोट है वो भी निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो फिर इनमें अगर दिग्विजय सिंह मैदान में होते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति होती है तो ये वोटों का पोलराइजेशन है, क्या वो साध्वी प्रज्ञा के आने के बाद में हो पाएगा? इस गणित को लेकर कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा का नाम चल रहा है, लेकिन उन सबसे बिल्कुल पोलराइजेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, इस पोलराइजेशन से बीजेपी फायदे में होगी या कांग्रेस, इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगा। अनुराग भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शरद, अनुराग, दिग्विजय सिंह को मैदान में उतार कर क्या 2 मोर्चों पर बीजेपी कांग्रेस ने यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है? एक तो यह कि यहां पर इस सीट को जीतने की मंशा कांग्रेस की नजर आती है, दूसरी इस सीट के जरिए दिग्विजय को भोपाल में उतार कर पूरे प्रदेश में एक संदेश दिया जाए।
बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह को भोपाल लोकसभा सीट से उतारकर पार्टी ने कोशिश इसी बात को लेकर की है कि जो भोपाल के आसपास की लोकसभा सीटें हैं, चाहे वो होशंगाबाद हो, विदिशा हो, राजगढ़ हो, इन तमाम सीटों पर भी प्रभाव डाला जा सके और इन सीटों को भी जीता जा सके। दिग्विजय सिंह भोपाल में चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर सक्रिय होंगे तो उसका असर आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा। तो पार्टी की कोशिश इसी बात को लेकर थी कि दिग्विजय सिंह का एक लंबा नेटवर्क बना हुआ है भोपाल में, खासतौर पर क्योंकि वो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उनका भोपाल में खासा नेटवर्क बना हुआ है और कई जो जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनके संपर्क में हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता भी उनके संपर्क में, तो इसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है कि बीजेपी अब दिग्विजय सिंह के मुकाबले में शाहनवाज हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाने की तैयारी में, इस नाम को लेकर मंथन जरूर बीजेपी के अंदर शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि भोपाल लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बड़ा फेरबदल करने की क्षमता रखता है और इस वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए बीजेपी अब जो है दाव जो चलने की तैयारी में है वो शाहनवाज हुसैन का नाम अब जो निकल कर सामने आ रहा है। हितेश वाजपेयी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, भोपाल लोकसभा सीट, बहुत सारे नाम चर्चा में, लेकिन सबसे ज्यादा नाम इस वक्त जो चर्चाओं में है वो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी की तरफ से। आप अगर कुछ अंदर की बात बता पाएं। मुझे लगता है कि आपने जो बात कही है वो जन की बात ज्यादा है और ये बात सच है कि 3 दिन से दिग्विजय सिंह जी का यदि ट्विटर मौन है तो वो केवल इसी वजह से मौन है कि चारों तरफ से ये बात निकल के आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान जी दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ लड़ेंगे। तो जब सबको लग रहा है कि यदि ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कि दिग्विजय सिंह जी का और 29 सीटों पर क्या परिणाम आएगा ये जग जाहिर है। तो इस सवाल का जवाब सभी लोग खोज रहे हैं। आप आंशिक मोहर लगा रहे हैं क्या सर? सभी की इच्छा वही है जी। नहीं, मोहर तो साहब हमारी केंद्रीय चुनाव समिति लगाती है। आप आंशिक मोहर लगा रहे हैं क्या इस पर? जी नहीं, केंद्रीय चुनाव समिति मोहर लगाती है, लेकिन जिस प्रकार से मैं माहौल देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा घबराहट यदि किसी नाम को लेकर है दिग्विजय सिंह और उनके खेमे में तो वो शिवराज जी के ही नाम को लेकर है। इसमें कोई दो मत मुझे नहीं दिखाई देते हैं और सब लोगों की इच्छा, इवन कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स ये चाहते हैं कि इस बहाने दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा परिक्रमा पूरी हो जाए। तो इस पल का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है लेकिन हितेश वाजपेयी जी, दिग्विजय सिंह को भोपाल से उतारकर बीजेपी को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। आपको कैंडिडेट तलाशना पड़ रहा है। प्रशांत जी, यदि आप देखेंगे कि जब दिग्विजय सिंह जी का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था तो आप 4-5 लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा को होते हुए देख रहे थे, आप खबरें भी चला रहे थे। लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह जी का डिक्लेरेशन हुआ है तो उसमें हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता से लेके चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो, प्रज्ञा जी हो, आपने देखा होगा नामों की श्रृंखला अचानक 100 पे पहुंच गई। क्योंकि हर आदमी लड़ना चाहता है उस आदमी को हराने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की सर, इसमें आधा दर्जन ऐसे लोगों की संख्या थी जो टिकट मांग रहे थे सर, अब उनकी तो चर्चा ही नहीं है, वो तो गायब हो गए। हाँ, अब वो संख्या 60 हो गई है क्योंकि बहुत लोग लड़ना चाहते हैं, बहुत लोग हिसाब बराबर करना चाहते हैं। और जैसा आप लोगों का आकलन है वो आकलन भी हम लोग देख रहे हैं कि आप शिवराज सिंह चौहान जी को सबसे मजबूत मानते हैं कि वो उनको जरूर ठिकाने लगा पाएंगे, ये तय बात है। हितेश जी रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी शरद श्रीवास्तव बने हुए, अनुराग श्रीवास्तव बने हुए। शरद, अगर आपका कोई सवाल हितेश वाजपेयी से हो, उससे पहले मेरा सवाल एक आपसे है शरद, कि क्या यहां का संदेश पूरे प्रदेश में नहीं जाएगा और ऐसा तो नहीं कि कहीं दिग्विजय वर्सेस बीजेपी हो जाए और बीजेपी इसका लाभ उठा ले जाए? पुरानी यादें दिला दे, मिस्टर बंटाधार की याद दिला दे बीजेपी को, जनता को। शरद, यहां पर ये उल्टा दाव तो नहीं पड़ जाएगा कांग्रेस का? दिग्विजय वर्सेस बीजेपी तो होने नहीं जा रहा है ये कहीं?
देखिए, देखना होगा। ये सारे समीकरण प्रशांत इस बात पर निर्भर करते हैं कि बीजेपी की ओर से आखिरकार कौन सा चेहरा सामने आता है। देखिए, दिग्विजय सिंह सबसे पहली बात तो भोपाल सीट से लड़ना नहीं चाहते थे। एक बात तो एकदम स्पष्ट है, उन्होंने ये कहा भी था कि उनकी पहली पसंद राजगढ़ है। वो तब उन्होंने कही थी जब सीएम ने खुद अनाउंस कर दिया था कि भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह का नाम तय है। तो एक बात तो साफ है कि दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार नहीं थे भोपाल सीट से लड़ने के लिए, लेकिन अब जबकि उनका नाम सामने आ गया है तो फिर कहीं ना कहीं गणित बिठाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि दो चीजें जरूर होंगी। एक तो अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं तो जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली थी उससे पहले सीएम कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जो अब लोकसभा का चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं 70 दिन की कमलनाथ की सरकार और बीजेपी के जो 15 साल रहे वो और 5 साल केंद्र सरकार के, तो ये वर्सेस की लड़ाई तो कमलनाथ ने कर दी है। अब अगर दिग्विजय सिंह के वर्सेस में कांग्रेस का वर्सेस होगा तो फिर कहने के लिए दोनों पार्टियों के पास बहुत कुछ है। 10 साल का बंटाधार का भी शासन है और 15 साल का वो बीजेपी का भी शासन है जिसको कमलनाथ ने कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया पिछले विधानसभा चुनाव में। तो ये वर्सेस की लड़ाई तो दोनों तरफ से हो जाएगी। देखना ये होगा कि कौन ज्यादा शरद लौट रहा हूं मैं आपके तरीके से इस हितेश वाजपेयी जी जी बिल्कुल। हितेश वाजपेयी जी, राघवगढ़ विधानसभा 2003 का वो दौर हमें याद है, तब दिग्विजय ने शिवराज सिंह चौहान को हराया था। अगर शिवराज सिंह चौहान को मौका मिलता है, आपको लगता है कि बदला लेने का वक्त है फिर? देखिए, 2003 में तो हमने जबरदस्त तरीके से दिग्विजय सिंह जी को हराया था। 174 की मेजोरिटी लेकर आए थे हम, 2/3 से अधिक। तो मुझे लगता है ये वो परिणाम था जब दिग्विजय सिंह सामने मैं थोड़ा सा मैं राघवगढ़ विधानसभा का जिक्र कर रहा हूं सर। नहीं, ठीक है ना, आप उनको एक विधानसभा तक मान रहे हैं, लेकिन मेरा आकलन ये है प्रशांत जी कि दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान या इस प्रकार के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो 29 सीटों पर मैसेज जाता है। मैंने पहले भी इस बात को कहा है, मैं खुद अपना वो हिसाब बराबर करना चाहता हूं। जब मैं नौकरी करता था और 12-12 बजे तक मैं दिन में सुबह स्नान नहीं कर पाता था, एक दिन छोड़कर पानी आता था, बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। वो तो भाग्य ऐसा रहा दिग्विजय सिंह जी का कि उसके बाद वो चुनाव ही नहीं लड़े। उन्होंने 10 साल संन्यास ही ले लिया। उन्होंने सोचा माहौल ठीक नहीं है, निकल लो। तब बहुत समय बाद जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। तो हमारे सबके लिए तो ये बहुत खुशी का विषय होगा और राजधानी मैसेज देती है हितेश वाजपेयी जी, पाकिस्तान पर अभी तक आप लोग प्रदेश में दिग्विजय सिंह का डर डराकर दिखाकर जीते रहे, एक बार फिर आप लोगों को मौका मिल गया है क्या? देखिए, मैंने फिर आपको कहा, दिग्विजय सिंह यदि कैंडिडेट होते हैं तो पाकिस्तान परक राजनीति के वो पुरोधा हैं, वो ध्वजवाहक हैं उसके। चाहे आजमगढ़ की बात हो, उसामा जी की बात हो, सबूतों की बात हो, एक और जहां ये बात है वहीं दूसरी ओर गवर्नेंस को लेकर भी वो एक राजनीतिक आरोपी है मध्य प्रदेश की जनता के। और पहली बार यानी कि उसामा जी का जिक्र भी होने वाला है और बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र भी दोबारा होने वाला है। वाजपेयी जी, सब कुछ होने वाला है। देखिए, वंशवाद की भी चर्चा होगी। उनके परिवार में कौन है ऐसा जो पदों पर नहीं है या पदों की राजनीति नहीं करता है। तो दिग्विजय सिंह अपने आप में नकारात्मक चर्चाओं का पुंज है और व्यक्तिगत रूप से नहीं, उनके सार्वजनिक जीवन को लेकर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणियां मैं नहीं करता हूं। और सार्वजनिक जीवन में उनके सारे आयाम निकल कर आएंगे, चाहे वो आजमगढ़ हो, पाकिस्तान हो या बंटाधारी राजनीति का पर्याय हो। जी जी, रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ अनुराग बने हुए हैं। अनुराग, ये बताइए, बैकफायर तो नहीं होने वाला, उल्टा तो नहीं पड़ने वाला? आप सुन रहे होंगे हितेश वाजपेयी जी को, बंटाधार, मिस्टर बंटाधार का जिक्र तो होगा ही, उसामा जी वाले वाक्य का भी जिक्र होगा, इसके अलावा बाटला हाउस एनकाउंटर का भी जिक्र होगा, जिसका असर पूरे प्रदेश में पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए, भोपाल लोकसभा सीट पर बीजेपी उन तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश में है जो कि सीधे दिग्विजय सिंह के खिलाफ जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो बीते 15 सालों में तस्वीर कुछ जरूर बदली है। यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे एक बड़ा रोल था तो उसमें दिग्विजय सिंह का हाथ था, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित किया था, जिसका फायदा पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला था। और इसके अलावा नर्मदा परिक्रमा जो दिग्विजय सिंह ने की थी, उसके जरिए भी उन्होंने अपनी छवि को बदलने की कोशिश
निश्चय की है। तो और यदि बात मध्य प्रदेश की जाए तो बीते 15 सालों में सत्ता से बाहर रहने के बाद अब कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता में आई है तो उसमें भी एक बड़ा रोल दिग्विजय सिंह का रहा है। तो तस्वीर बहुत कुछ बदल चुकी है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में चूंकि खुद हमारे साथ अनुराग, मैं आपके पास लौट रहा हूं और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता नूरी खान जी जुड़ गए हैं। नूरी खान जी, दिग्विजय भोपाल से मैदान में है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसका नुकसान आपको पूरे प्रदेश में हो जाए, पुराने वाक्यों का जिक्र जोर शोर से होगा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी वो शख्सियत है जिसने भगवा आतंकवाद के खिलाफ बोलने का जो दम और साहस है वो इस देश में करके दिखाया है। और दिग्विजय सिंह जी वो शख्सियत है जहां दूसरी तरफ आपके शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पद यात्रा करके दिग्विजय सिंह जी देखिए हरा आतंकवाद भी होता है, क्या नीला आतंकवाद भी होता है। वाजपेयी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, वाजपेयी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, जवाब दे देंगे सर। मैं चुनाव आयोग से भी शिकायत करूंगा इस बात की, भगवा को आतंकवाद से जोड़ना ये गंभीर सांप्रदायिक पोलराइजेशन की तरफ लेकर जा रही है जो आपत्तिजनक है। इस देश में आतंकवाद नाम की कोई शब्दों के चयन के दौरान जरूर ध्यान रखिए, अनुरोध है आपसे। भगवा को रंगपंचमी के दिन आतंक से जोड़ना ये इनकी साजिश है। हिंदू मुसलमानों मैं आ रहा हूँ आपके पास, वाजपेयी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बात पूरी कर लेने दीजिए नूरी खान को। पाकिस्तान को सर मैं आ रहा हूँ सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें वाजपेयी जी सर मैं आ रहा हूँ, आखिरी कमेंट आपका ही लूंगा सर। आतंकवाद का कोई भी रंग नहीं होता है सर प्लीज सर कैसे आ रहा हूँ आपके पास। आतंकवाद के असली चेहरे को उजागर करने का दम नूरी खान जी ने भयानक निंदनीय बयान दिया है भगवा को आतंकवाद। ठीक है नूरी खान जी अब जवाब ले लीजिए, आपने आरोप लगाए, जवाब ले लीजिए। वाजपेयी जी जी करने दीजिए, आप बीच में ना बोलिए। हिंदू समाज का अपमान है और नूरी खान चूंकि एक मुसलमान नेता है तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो हिंदू समाज का भगवा को आतंकवाद से जोड़कर इस प्रकार के वक्तव्य जारी करे। ये शर्मनाक बयान है। जवाब दीजिए कि पाकिस्तान को लव लेटर किसने लिखा है? मानना आप चाहिए मुझे बताइए कि पुलवामा की जो घटना है उसके बाद जो ठीक है नूरी खान जी, रोक रहा हूँ मैं, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। वाजपेयी जी सर वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। नूरी खान जी, हितेश वाजपेयी जी, दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अनुराग श्रीवास्तव मेरे साथ थे, मेरे सहयोगी शरद श्रीवास्तव, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिग्विजय सिंह भोपाल से मैदान में है, शिवराज सिंह का नाम चल रहा है और यह फाइट बेहद बड़ी फाइट होने वाली है। लेकिन किस ट्रैक पर पूरी जो पोलराइजेशन की तस्वीर नजर आ रही है या ये कहें कि कैंपेनिंग किस ट्रैक पर जाएगी, ये आप इस बात से समझ सकते हैं, दोनों कन्वर्सेशन से आप समझ सकते हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी।